हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल की हमारी ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये जो टॉप 20 क्वेश्चंस होते हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट उनके लिए भी हैं जो ARO का फॉर्म भर दिए हैं या अभी भरने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट उनके लिए बहुत हो जाते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड पेट देने के बाद इसका कोई मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं नाम लूँ तो जैसे VPO ग्राम पंचायत अधिकारी का आप एग्ज़ाम है, ITI इंस्ट्रक्टर का हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऑडिटर का एग्ज़ाम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अदर जो एग्ज़ाम्स आपके लगे हुए हैं, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो या कोई भी हो, तो आपको तो ये पता है, मैं हर बार बताता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी ने दो चीज़ें अपने सिलेबस में चेंज की है। एक तो 15 नंबर का जो कंप्यूटर है वो फिक्स कर दिया है, और 20 नंबर का यूपी स्पेशल, तो ये दो चीज़ें जो है उसने ऐड कर दी हैं। ठीक है ना, तो ये जो 20 नंबर का यूपी स्पेशल है इसकी तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है, और बहुत जल्द हम ये 15 नंबर कंप्यूटर की तैयारी भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ में 7 सेट पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। आज ये 8वां सेट है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन आ गया है, अकबरपुर निम्न में से किस जिले का जिला मुख्यालय है। आपको बताना है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है वही उसका जिला मुख्यालय भी होता है। जैसे बात करें प्रयागराज, तो प्रयागराज जिले का जिला मुख्यालय प्रयागराज में ही है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का जिला मुख्यालय लखनऊ में ही। लेकिन कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जिनका मुख्यालय जो है वो जो उनके ज़िले का नाम है उससे हटकर है, तो वो सारे ज़िले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 1 भदोही। तो अगर मैं बात करूँ भदोही, तो भदोही का जो ज़िला मुख्यालय पड़ता है वो पड़ता है ज्ञानपुर में। दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो वो आपका पड़ता है ज्ञानपुर में। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरे नंबर पे है, बी नंबर पे, जैसे संत कबीर नगर, तो संत कबीर नगर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो ज़िला मुख्यालय है वो होता है खलीलाबाद में। कहाँ है दोस्तों, खलीलाबाद में है। जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। अकबरपुर जो ज़िला मुख्यालय है वो अंबेडकर नगर का है। चौथा जो ऑप्शन है कानपुर देहात, अगर मैं बात करूं कानपुर देहात का, तो अकबरपुर, इसका जो ज़िला मुख्यालय है वो अकबरपुर में है। अकबरपुर माती बोलते हैं, अकबरपुर माती। ठीक है, तो अकबरपुर माती में कानपुर देहात का है। ठीक है, तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके ऑप्शन में थे। इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ जिससे कि वो अंतर आपको दिखाई दे। देखिए ये तो इम्पॉर्टेंट कुछ मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके अलावा देखिए, जैसे अगर मैं बात करूँ अमेठी की, ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए अमेठी का जिला मुख्यालय क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। जाहिर सी बात है आप बोलेंगे गौरीगंज। क्या है अमेठी का, गौरीगंज है। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि कौशाम्बी का बताइए कि कौशाम्बी का जिला मुख्यालय क्या होगा, तो कौशाम्बी का जो जिला मुख्यालय है वो है मंझनपुर। क्या है दोस्तों, मंझनपुर है। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि कुशीनगर, एक इम्पॉर्टेंट है कुशीनगर। चलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख रहा हूँ जिससे कि हिंदी वाले नाराज़ ना हो, इंग्लिश वाले भी नाराज़ ना हो। तो कुशीनगर का क्या हो जाएगा, कुशीनगर का हो जाएगा पडरौना। देखिए हिंदी में इसलिए नहीं लिखता हूँ, मुझे लगता है कि राइटिंग बेकार हो जाएगी। इंग्लिश में क्या है कि करली में करके लिख दीजिए, बोल दीजिए तो आप समझ जाते हैं। तो कुशीनगर का क्या हो गया, पडरौना हो गया। ठीक है ना, एक और अगर मैं लेना चाहूँ, देखिए एक मुझे याद आ रहा है, जालौन, जालौन ले सकते हैं। तो अगर जालौन का हम बात करें कि जालौन का मुख्यालय क्या होगा, तो उरई। जालौन का जो जिला मुख्यालय है वो क्या है दोस्तों, उरई है। और भी इसमें बहुत सारे हैं, लगभग टोटल 12-13 ज़िले ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय अलग है, जिसमें से ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ बता दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपको बता ही दिए हैं आई थिंक। ठीक है, 2-4 जो अभी और बच रहे हैं तो अगले सेट में आपको बता दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन एक नगर निगम है। ठीक है ना, देखिए अगर नगर निगम की बात की जाए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नगर निगम, एक सेकंड,
तो उत्तर प्रदेश में टोटल 17 नगर निगम हैं, ठीक है। अगर कितने नगर निगम है दोस्तों, तो टोटल जो है 17 नगर निगम हैं। अगर इन 17 नगर निगमों की मैं बात करूं तो कौन कौन है इसमें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें लखनऊ है, ठीक है, आपका लखनऊ है, आगरा है, आगरा में भी नगर निगम है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करूं तो कानपुर है, कानपुर में भी नगर निगम है। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो प्रयागराज है, ठीक है, जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज से आप जानते हैं प्रयागराज है। वाराणसी में भी नगर निगम है, वाराणसी है। इसके अलावा मेरठ, क्रांति धरती मेरठ में भी है, मेरठ से ही 1857 का बिगुल फूंका गया था, मेरठ है, ठीक है। नंबर डाल देता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, तो 6 ये हो गए। 7 में अगर आप देखें मेरठ के बाद तो गोरखपुर है, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है। 8 अगर मैं बात करूं गोरखपुर के बाद तो बरेली है, बरेली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 9 बरेली के बाद तो गाज़ियाबाद है, ठीक है, ज़िला गाज़ियाबाद है। उसके अलावा बात करें 10वें नंबर पे अलीगढ़ है, आपका अलीगढ़ भी है, जी बिल्कुल अलीगढ़ भी है। इसके अलावा 10 हो गए। 11 पे देखिए मुरादाबाद है, देखिए मुरादाबाद है, मुरादाबाद भी है, मुरादाबाद भी है। 12 नंबर पे अगर मैं बात करूं मुरादाबाद, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई से झांसी याद रखिए। 13 नंबर पे आप याद रख सकते हैं सहारनपुर, सहारनपुर। देखिए नगर निगम एक बार आप पढ़ लेंगे ना, आपके दिमाग में बना रहेगा। सहारनपुर के बाद देखिए फिरोजाबाद में भी नगर निगम है, फिरोजाबाद 14 हो गया। इसके अलावा देखिए 15 में अगर बात करूं फिरोजाबाद के बाद तो अयोध्या, जी हाँ, ये कहाँ भूल गए, अयोध्या में भी है, सॉरी एक सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। अयोध्या में भी है। इसके अलावा 16 की अगर मैं बात करूँ अयोध्या के बाद तो ये आपका है मथुरा वृंदावन, ठीक है, मथुरा वृंदावन में है। और जो 17वां है वो है आपका शाहजहाँपुर, ठीक है ना, 17वां क्या है, शाहजहाँपुर, जहाँ के राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। तो ये मैंने आपको टोटल 17 जो आपके नगर निगम है ना, सबका मैंने आपको काउंटिंग करवा दिया, जिससे कि आप इसको कभी भूले ना, और ये कहीं ना कहीं चेंज होकर के आपको मिलेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है शाहजहाँपुर। कहाँ पे नगर निगम है, तो शाहजहाँपुर में। रामपुर, कासगंज, अमेठी यहाँ पे नगर निगम नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड नया राज्य कब बना, ठीक है ना। देखिए आपको पता होना चाहिए कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को, 13 जो डिस्ट्रिक्ट थे जो, तो इन 13 जिलों को काट करके एक नया राज्य बनाया गया, जिसका उस समय नाम पड़ा था उत्तरांचल। जिस समय ये राज्य बना था उस समय नाम था ये उत्तरांचल। फिर इसका नाम चेंज हो गया और नाम चेंज होकर के बन गया ये उत्तराखंड, ठीक है ना। तो शुरू में ये उत्तराखंड नहीं था, शुरू में जब ये 13 जिले काट करके 9 नवंबर 2000 को जब ये नया बना था तो उस समय इसको उत्तरांचल बोला जाता था। अब उत्तरांचल से फिर ये उत्तराखंड हो गया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा। देखिए पिछले वाले जो इससे पहले जो सेट हुआ था, सेट नंबर 7, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा सीटों वाली जो विधानसभा है वो है प्रयागराज, 12 विधानसभा सीटें हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि सबसे कम विधानसभा वाली सीट, तो देखिए सबसे कम विधानसभा वाली सीट यहाँ पे है महोबा। यहाँ पे केवल आपको 2 विधानसभा सीट देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला अगर जिला है तो महोबा है। महोबा के अलावा 2 और हैं, ठीक है ना। एक महोबा तो है ही है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्रावस्ती, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो चित्रकूट, ठीक है। तो श्रावस्ती और चित्रकूट तो 3 हो गए, श्रावस्ती, चित्रकूट और महोबा। यहाँ तीनों जिलों में 2-2 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे कम विधानसभा सीटों वाले 3 जिले हैं, जहाँ पे 2 विधानसभा सीटें हैं, महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट।
क्वेश्चन आ गया कि सबसे अधिक विधानसभा कहाँ पे है, तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है, प्रयागराज में है, 12 विधानसभा सीटें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है। दोस्तों आपको बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 15 अगस्त 1947 इसके बाद सबसे ज़्यादा जो मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, तो वो कौन बना। अच्छा पहले मुझे आप ये बताइए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं, सीएम, उनका नाम क्या है। आप जानते होंगे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, तो पहले तो बने थे, ये पहले बने थे फर्स्ट, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले डिप्टी सीएम तो सभी पता है, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया पहले डिप्टी सीएम बताओ तो क्या बताएंगे। तो जो पहले डिप्टी सीएम बने थे उनका नाम था चौधरी नारायण सिंह। क्या नाम था उनका? नाम था चौधरी नारायण सिंह। ठीक है, ये पहले डिप्टी सीएम बने थे स्वतंत्र भारत में, मतलब यूपी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपसे पूछा है कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इसमें देखिए सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनी है सुश्री मायावती जी। सुश्री बहन कुमार मायावती जी, ये सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बनी है यूपी की। कितनी बार बनी है? तो अब तक 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब चूंकि ये महिला है तो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि उत्तर प्रदेश या मैं बात करूँ इंडिया में ले लेना हूँ देश की, तो चाहे देश में पूछे और चाहे यूपी में पूछे कि पहली महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट वुमेन सीएम, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुचेता कृपलानी। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। ठीक है ना, सुचेता कृपलानी पहली थी। ठीक है ना, इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत जी का बता दिया। मुलायम सिंह जी का नाम है, अभी 1 साल पहले उनकी डेथ हुई थी, मैनपुरी से सांसद थे। ठीक है, ये भी 3 बार मुख्यमंत्री थे। योगी आदित्यनाथ जी, ये अभी करंट में है, दूसरा टर्म इनका चल रहा है। पहला टर्म इन्होंने कंप्लीट कर लिया है जो चला था 2017 से लेकर के 2022 तक, और ये सेकेंड टर्म है जो चल रहा है 2022 और ये ख़त्म होगा 2027। ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस फल को उत्तर प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों में नवाब ब्रांड से बेचा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा, इसमें जो ऑप्शन है इसमें कौन सा ऐसा फल है, सब्जी है, जो भी है जो ऑप्शन में है, कि जब बाहर भेजा जाता है यानी उत्तर प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों में और चाहे बाहर, तो उसको नवाब ब्रांड से बेचा जाता है। देखिए सबसे पहले तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है आम, मैंगो। आम को नवाब ब्रांड से बेचा जाता है उत्तर प्रदेश के बाहर। ठीक है, अब आम से देखिए आपको 2 चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। क्या? अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आम निर्यातक जोन, ठीक है, मतलब ये जो आम निर्यात किया जाता है, तो आम निर्यातक जोन कहाँ पे है? तो आम निर्यातक जोन आपको 2 याद रखना है। एक आपको याद रखना है लखनऊ और दूसरा आपको याद रखना है सहारनपुर। क्या क्या याद रख रहा है? लखनऊ और सहारनपुर। ठीक है ना, तो 2 आम निर्यातक जोन है, एक लखनऊ में है। लखनऊ का मलिहाबाद आपको पता ही होगा, जो लखनऊ का मलिहाबाद है, तो मलिहाबाद लखनऊ का किस लिए प्रसिद्ध है? ये अपने आमों के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इसके अलावा चलिए नवाब ब्रांड तो हो गया, इसके अलावा एक ब्रांड और है, उसका नाम है ताज ब्रांड। ठीक है, ताज ब्रांड, यानी ताज ब्रांड से भी एक चीज़ बेची जाती है। क्या बेची जाती है? तो वो बेची जाती है आलू। जो आलू हमारे यहाँ यूपी से बाहर बेची जाती है वो ताज ब्रांड से बेची जाती है। ठीक है, और आलू का अगर पूछूं कि निर्यातक जोन कहाँ पे है, तो आलू का जो निर्यातक जोन है वो कहाँ पे है? तो वो आगरा में है दोस्तों। कहाँ पे है? आगरा में है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अमरूद के लिए प्रयागराज याद कर लीजिए, लीची के लिए आई थिंक सहारनपुर का एरिया है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई थी? देखिए
राज्य दुग्ध परिषद की अगर मैं बात करूं तो राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी 1976 में, 1976 में, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो कि आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछ ले कि देश में या प्रदेश में, चाहे यूपी या इंडिया, दोनों जगह ये फर्स्ट है जो बताने जा रहा हूँ, तो यूपी में भी फर्स्ट पोजीशन पे, इंडिया पे भी फर्स्ट पोजीशन पे है कि प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई थी। प्रथम नियमित दुग्ध संघ, तो ये जो प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी, ये की गई थी लखनऊ में। कहाँ की गई थी दोस्तों? लखनऊ में। और ये कब की गई थी आपको पता है? ये की गई थी 1938 में, यानी आज़ादी से पहले, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले कि पहली जो प्रादेशिक यानी यूपी की प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये कहाँ, ये कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1962 में। ये सन आप याद कर लीजिएगा कि प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी आ जाए फेडरेशन, तो ये आपको लगाना है 1962, ठीक है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता होगा कि जो दुग्ध क्रांति के लिए आपने नाम सुना होगा ऑपरेशन फ्लड, ठीक है ना। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट चलन था, तो ये ऑपरेशन फ्लड कहाँ चलाया गया था? यूपी के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, 3 जिलों में। उन जिलों का नाम जो है आप याद कर लीजिए। नाम क्या है उसका? नाम मैं आपको बता देता हूँ। वाराणसी, मेरठ, 2 जिले हो गए, और तीसरा जिले था बलिया। तो ये 3 जिलों में कब चलाया गया था? 1973 में। 1973 में ऑपरेशन फ्लड 1 का पहला, जो ऑपरेशन फ्लड का जो पहला चरण था, फर्स्ट चरण, तो 1973 में यूपी के 3 जिलों में चलाया गया था, वाराणसी, मेरठ और बलिया में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। निम्न में से कौन एक मैदानी नदी तंत्र के अंतर्गत आता है? अब देखिए यहाँ पे पूछा है मैदानी नदी तंत्र, ठीक है। अब देखिए मेन आपको 3 में पार्ट में बता देता हूँ, 3 तंत्र आपको याद रखना है। पहला हिमालयी नदी तंत्र, हिमालयी नदी तंत्र, ठीक है। हिमालयी नदी तंत्र मतलब वो नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। अब इसमें एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे गंगा है, ठीक है, यमुना है, एक सेकेंड, यमुना है, गंगा है, यमुना है, अरे यार, अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी दोस्तों अगर आपको सही से यूज करना ना आए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो गंगा है, यमुना है, और बताइए गंडक, यूपी के कंटेक्स्ट में बताइए, गंडक है, शारदा है, और बताइए दोस्तों घाघरा है। अच्छा घाघरा का एक नाम और है, याद है आपको? करनाली, इसे करनाली नदी भी बोलते हैं। और इसके अलावा सरयू है, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये आपने याद कर लिया, दूसरा आपको याद रखना है पठारी नदी तंत्र, मतलब जो पठार से निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, घाघरा, सरयू, ये सब कहाँ से निकलती हैं? ये हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। पठार से कहाँ से निकलती हैं? पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पठार से निकलने वाली है सोन है, बेतवा है, और कौन सी नदियां हैं यार बताइए? केन है, और बताइए टोन्स है, और बताइए दोस्तों चंबल है, और बता दीजिए एक आध दो, सिंध है। तो ये सब नदी कहाँ से निकलती है? पठारी नदी तंत्र से निकलती है। अब इसके अलावा एक तीसरा है, तीसरा कौन सा है? थर्ड है मैदानी नदी तंत्र, यानी जो मैदान से निकलती, मैदान में कोई झील वगैरह से निकलती है। नदी तो लिखना भूल ही गया, मैदानी नदी तंत्र, ठीक है। तो मैदानी नदी तंत्र में जैसे अगर मैं कुछ नाम लूँ, सबसे पहले एक नाम लेता हूँ गोमती नदी, फुलर झील से निकलती है ना, आपको पता है, गोमती है। इसके अलावा वरुणा है, वरुणा नदी है, और बताइए सई नदी है, और इसके अलावा बताइए दोस्तों कर्मनाशा है,
कर्मनाशा है, और एक आध दो बता दीजिए। तमसा नदी है, पांडो है। तो ये दोस्तों मैदानी नदियां हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, सई नदी। तो देखिए सई नदी क्या पूछा है कि मैदानी में कौन आता है, तो गंडक। गंडक देखिए कहाँ है, गंडक ये है। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड जस्ट वेट, एक सेकेंड दोस्तों, मैं जरा कलर चेंज कर लूँ। हाँ अब देखिए गंडक, गंडक कहाँ है, गंडक ये है। देखिए गंडक कहाँ है, गंडक हिमालयी नदी तंत्र में है। सोन, सोन कहाँ है, सोन देखिए ये है। सोन कौन सा है, पठारी में है। टोन्स, टोन्स भी देखिए ये सोन के नीचे, ये देखिए टोन्स, टोन्स भी क्या है, पठारी है। तो इसमें टोन्स, सोन तो पठारी हो गया, गंडक हिमालयी हो गया, तो ऑप्शन क्या है, सई नदी। अच्छा देखिए मैंने लिखा भी है, ये देखिए सई नदी किस में आ गया, मैदानी नदी तंत्र में आ गया, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, यानी 3 इसमें होंगे जो गंगा नदी के तट पे होंगे, 1 नहीं होगा। तो देखिए बिजनौर है, बिठूर है, वाराणसी ये भी है, जौनपुर नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जौनपुर जो है वो गोमती नदी के तट पर है। किसके नदी पे, किस नदी के तट पर है जौनपुर, ये जौनपुर है गोमती नदी के तट पर, ठीक है दोस्तों, गोमती नदी तट पर जौनपुर है। इसके अलावा जौनपुर ही नहीं, जौनपुर के अलावा अगर 1-2 नाम और मैं लूँ तो एक नाम है लखनऊ, लखनऊ भी गोमती नदी के तट पे है। एक है सुल्तानपुर, लखनऊ है, लखनऊ के अलावा और कौन सा है, तो सुल्तानपुर है। ये एटलीस्ट 3 तो आप याद कर लीजिए, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, ठीक है ना। ये जो है गोमती नदी के तट पे हैं। इसके अलावा देखिए एक अक्सर आता है एग्जाम में, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है अभी जो पीछे हमने पढ़ा सई नदी, तो सई नदी के तट पर है प्रतापगढ़, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए चित्रकूट, चित्रकूट किस नदी के किनारे है, तो चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पे है। किस नदी पे, मंदाकिनी नदी के तट पे है। पूछ लूँ कि गोरखपुर, योगी जी जहाँ से आते हैं गोरखपुर, तो ये राप्ती नदी के तट पे है। कौन सी नदी, राप्ती नदी के तट पर। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये अच्छा ये बताइए कि मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, ये किन नदियों के तट पे हैं, तो ये जो शहर हैं ये यमुना नदी के तट पे हैं। किस नदी पे हैं, यमुना नदी के तट पे। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन में आपको बताता रहूँगा। तो इसका सही आंसर है जौनपुर। जौनपुर जो है वो गंगा नदी के तट पर नहीं है, वो गोमती नदी के तट पर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से क्या एक लघु सिंचाई साधन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लघु सिंचाई साधन, अब आपके जो सिंचाई साधन हैं यूपी के कंटेक्स्ट में बात करें तो सिंचाई साधनों को अगर आप कैटेगराइज करें तो 2 रूपों में कर सकते हैं। एक आप कर दीजिए लघु, और एक हो गया आपका मध्यम, चाहे बृहद कह लीजिए, मध्यम या बृहद, ठीक है। तो लघु में देखिए क्या क्या आता है, ठीक है। लघु में आपका नलकूप आएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या क्या आएगा, नलकूप आएगा, कुआं आएगा, और क्या आएगा, तालाब आएगा। छोटे साधन है ना ये सब, नलकूप है, कुआं है, तालाब है। मध्यम में क्या है, जैसे नहर है, बांध बना लीजिए, बांध बनता है, ठीक है। तो नहर और बांध ये सब किस में आएंगे, तो ये मध्यम में आएंगे। तो पूछा है कि कौन सा लघु नहीं है, ये पूछा है, मतलब आपको इसमें बताना है कि कौन सा लघु नहीं है। तो देखिए कौन सा लघु नहीं है, जल्दी से बताइए मुझे, मैंने लिख भी दिया। तो नलकूप लघु है, कुआं लघु है, तालाब लघु है, लेकिन नहर ये तो बृहद या मध्यम में आ जाएगा। तो नहर जो है वो एक मध्यम या बृहद सिंचाई साधन है, लघु नहीं है, ठीक है ना, नलकूप नहीं। अच्छा यूपी में अगर बोले कि यूपी में मेनली जो सिंचाई होती है किस माध्यम से होती है, तो मेनली नलकूप, निजी नलकूप के माध्यम से होती है। करीब 75% जो सिंचाई होती है टोटल यूपी में 75% तो नलकूप के जरिए ही होती है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं।
चलिए, निम्न में से कौन सा राज्य हथनी कुंड बैराज से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे देखिए नहीं है वाले में तुरंत अलर्ट हो जाया करिए। हथनी कुंड बैराज वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि अभी कुछ महीनों पहले आपने देखा था कि हथनी कुंड बैराज काफ़ी चर्चा में आ गया था। चर्चा में इसलिए आ गया था कि दिल्ली में आपने देखा पानी भर गया था, बड़े बड़े वीआईपी राजनेताओं के जो बंगले थे वो डूब गए थे, मतलब वहाँ पानी भर गया था। तो हथनी कुंड बैराज उस समय चर्चा में आ गया था क्योंकि यहाँ से पानी खोले जाने के कारण दिल्ली की तरफ पानी बढ़ गया था। तो ये जो आपका हथनी कुंड बैराज है ना, इसका एक नाम और भी है, ठीक है, इसे ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक सेकंड, ताजे वाला बैराज मैं लिख देता हूँ, इसको इरेज करके, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ। ये जो आपका हथनी कुंड, क्या नाम है इसका? हथनी कुंड बैराज। तो इसका एक नाम और भी है, और दूसरा जो नाम है वो है, इसे ताजे वाला बैराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताजे वाला बैराज बोलते हैं। कहाँ पे है ये? सहारनपुर के पास। सहारनपुर के पास किस नदी पे है? तो यमुना नदी पे है। किस नदी पे बना है ये? यमुना नदी पर बना है, ठीक है ना। अच्छा, अब यमुना नदी पे बना है, लेकिन इसमें कौन कौन लाभान्वित होते हैं, कौन कौन देश इससे रिलेटेड हैं? तो देखिए, सॉरी देश कह दिया, कौन कौन से प्रदेश? तो यूपी रिलेटेड है इससे, इसके अलावा हरियाणा है रिलेटेड, हरियाणा है, यूपी है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश शॉर्टकट में लिख देते हैं, एक सेकंड, एचपी है, आपका भी टाइम बचेगा, यूपी है, हरियाणा है, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, दिल्ली है, इसके अलावा राजस्थान भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्रदेश हैं, पहला यूपी है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा हिमाचल है, चौथा दिल्ली है और 5वां राजस्थान है। तो ये 5 जो स्टेट हैं, 5 जो प्रदेश हैं, वो ये हथनी कुंड बैराज से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो पंजाब, तो पंजाब जो है वो हथनी कुंड बैराज से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर पंजाब, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोजा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? देखिए, यूं तो रोजा ताप विद्युत जो ये परियोजना है ये शाहजहांपुर में स्थित है। अब रोजा ताप विद्युत परियोजना देने का क्या मकसद है? यह एक निजी प्रक्रम है, निजी ताप विद्युत परियोजना है, प्राइवेट, ठीक है ना। कैसा है? ये प्राइवेट है। किसके द्वारा ओन किया गया है? रिलायंस ग्रुप द्वारा। रिलायंस ग्रुप इसको जो है संचालित करता है, ठीक है ना। और इसकी क्षमता कितनी है? तो करीब 1200 मेगावाट की क्षमता वाला ये ताप विद्युत परियोजना है, रिलायंस ग्रुप द्वारा, ये निजी प्राइवेट है। इसके अलावा एक प्रयागराज में है, 12 में है, वो भी प्राइवेट है। इसके अलावा एक ललितपुर में है, वो भी प्राइवेट है। तो 3 ऐसे प्राइवेट हैं जो भी मुझे याद आ रहे हैं। ललितपुर में एक है और एक प्रयागराज में है, 12 प्लांट वाला है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट मैं कहूँ, अगर आप याद करना चाहें, अगर आपसे ये पूछे कि ये बताइए कि यूपी की सबसे पुरानी तापीय परियोजना, तो अगर आपसे ये पूछ ले कि यूपी की सबसे पुरानी तापीय परियोजना का नाम बताइए, तो आप याद कर लीजिए हरदुआगंज। क्या नाम है? हरदुआगंज, याद कर लीजिए, हरदुआगंज तापीय परियोजना, ठीक है ना। ये आज़ादी से पहले की परियोजना है, 1942 में ये परियोजना लगाई गई थी, 1942 में। उसके बाद इसका पुनरुद्धार किया था 1967 में। किसके सहयोग से हुआ था? तो रूस के सहयोग से हुआ था, ठीक है ना। तो 1967 में रूस की सहयोग से इसका पुनरुद्धार हुआ था। तो यूपी की सबसे पुरानी अगर तापी परियोजना आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो हरदुआगंज तापी विद्युत परियोजना जो कि 1942 में स्टैब्लिश हुई थी, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। ललितपुर का सोनराई क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? देखिए, अगर हम बात करें कि ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र है, बेसिकली ये तांबा के लिए मशहूर है। तो ललितपुर का सोनराई क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो तांबा के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि संगमरमर, तो संगमरमर के लिए 2 आप याद कर लीजिए, एक तो मिर्ज़ापुर तो आपको खूब अच्छे से याद हो जाएगा, कालीन भैया का नाम आते ही।
और दूसरा आप याद कर लीजिए सोनभद्र। संगमरमर के लिए 2 जिले, मिर्जापुर और सोनभद्र। ग्रेफाइट के लिए मैं बता देता हूं, ग्रेफाइट के लिए भी एक तो हमीरपुर को याद कर लीजिए, हमीरपुर को याद कर लीजिए। और चुनार, चुनार ये कहाँ है? तो चुनार ये मिर्जापुर में ही है, ठीक है। एक सेकंड, चुनार ये आपका मिर्जापुर में है, यहाँ से आपको ग्रेफाइट मिलता है, हमीरपुर और चुनार। इसके अलावा ग्रेनाइट की अगर बात करें तो ग्रेनाइट के लिए एक तो देखिए आपका हमीरपुर है, ठीक है, बांदा है, हमीरपुर है, बांदा है, ललितपुर है, यानी ये जो बुंदेलखंड वाला इलाका है ललितपुर है। इसके अलावा महोबा भी है। बाकी महोबा आपको पता होगा पान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पान में प्रयोग किया जाने वाला, देखिए पान आ भी गया। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि जो पान में कत्था प्रयोग किया जाता है, पान कभी खाए हैं? चलिए नहीं खाए हैं तो कोई बात नहीं, कभी मीठा पान तो खाए ही होंगे। तो उसमें कत्था लगाया जाता है, तो आपको बताना है कि कत्था किस पेड़ से बनाया जाता है, किस वृक्ष से बनता है। तो देखिए तेंदू पत्ते से तो बनता है बीड़ियाँ, जो बीड़ी बनाई जाती है ना, देखा होगा आपने, तो बीड़ियाँ बनती है तेंदू पत्ते से। बेंत के पत्ते पौधे से बनता है फर्नीचर, जैसे मेज है, कुर्सियाँ हैं। तो मतलब जो फर्नीचर है, फर्नीचर में लिख देता हूँ, क्या अलग अलग लिखा। तो बेंत के पौधे से बनता है क्या? फर्नीचर बनता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो चीड़ लिखा है, चीड़ के पौधे से, तो चीड़ के पौधे से बनता है तारपीन का तेल। क्या बनता है दोस्तों? तारपीन का तेल। चीड़ के पौधे से क्या बनता है? तारपीन का तेल। एक वेट अ मिनट, तारपीन का तेल, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन क्या बचा? खैर वृक्ष। तो यही सही ऑप्शन है। जो कत्था बनाया जाता है दोस्तों, तो ये जो कत्था है ये खैर वृक्ष से ही बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? अब देखिए आपको बताना है कि जो सबसे छोटा पक्षी विहार है यूपी का, तो ये जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसमें सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? देखिए जो पहला ऑप्शन है लाख बहोसी, तो लाख बहोसी ये यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और ये कहाँ पे है आपको पता है? ये है कन्नौज में। कहाँ पे है? कन्नौज। कन्नौज से कुछ याद आया? कन्नौज को क्या बोलते हैं? इत्र नगरी बोलते हैं। यहाँ का परफ्यूम बहुत फेमस है, देश विदेश में जो है भेजा जाता है। तो ये तो आपका कन्नौज में है, यूपी का सबसे बड़ा है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो समान पक्षी विहार है, ये कहाँ पे है? ये मैनपुरी में। कहाँ पे है? मैनपुरी में। बखीरा पक्षी विहार ये कहाँ पे है? तो बखीरा पक्षी विहार ये है संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में। इसका जो सही आंसर है वो है शेखा झील पक्षी विहार, जो कि अलीगढ़ में है। ये कहाँ पे है? अलीगढ़ में है, ठीक है ना। ये यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है। तो जो इसमें पूछा है ना कि सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? शेखा झील पक्षी विहार। आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? आपको बताना है कि व्हेन वाज द कल्चरल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कल्चरल डिपार्टमेंट यानी संस्कृति विभाग की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1957 में, यानी 1957 में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है, यूपी के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र। तो यूपी के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र आपसे पूछा जाता है, तो ये आप याद कर लीजिए। एक तो है ब्रज क्षेत्र, एक है अवध क्षेत्र, एक है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है ना, 3 हो गए। उसके अलावा एक है आपका रुहेलखंड क्षेत्र, ठीक है। उसके अलावा एक है आपका
सॉरी, एक है आपका भोजपुरी क्षेत्र, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 क्षेत्र हैं। अब ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, रुहेलखंड क्षेत्र और भोजपुरी, ये प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं यूपी के, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुशीनारा वर्तमान कुशीनगर निम्न में से किसकी राजधानी है। देखिए कुशीनारा की अगर बात करें, ये पुराना नाम है कुशीनारा, नया नाम क्या है, नया नाम है कुशीनगर। ये जो है मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। किसकी हुआ करती थी, मल्लों की हुआ करती थी। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट दे करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस मैं रिलेटेड जो है 1 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। एक चीज़ अभी मेरे दिमाग में आ रही है कि सारनाथ का पहले क्या नाम था। तो सारनाथ का एक नाम था ऋषिपत्तन, एक नाम और था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक अभी जो याद आ रहा है कि सारनाथ को ऋषिपत्तन के नाम से जानते थे। जैसे पटना का, पटना तो आपको पता होगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ महाभारत में है ना, इंद्रप्रस्थ पांडवों को मिला था, तो जो दिल्ली है वही है इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना, क्या है, इंद्रप्रस्थ। और एक आता था हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, तो जिस हस्तिनापुर जहाँ का दुर्योधन था जिसके लिए लड़ाई हुई, तो ये कौन सा, ये जो मेरठ वाला इलाका है ये हस्तिनापुर है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताता रहूँगा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। देखिए कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो हुआ था मेनली क्या था कि जो कम्युनिस्ट थे, जो साम्यवादी लोग थे, ये धीरे धीरे इनका पावर जो है बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे इनका पावर बढ़ता जा रहा था तो अंग्रेज़ों ने इसको कम करने के लिए ये कानपुर षड्यंत्र मुकदमा इन पे चलाया था। बाकी ये जो साम्यवादी लोग थे इनकी पावर ज़्यादा ना बढ़ने पाए, क्योंकि आपको पता होगा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद और तेज़ी से इनका जो है विकास, इनकी जो मूवमेंट था वो आगे बढ़ने लगा। तो उसको कम करने के लिए, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अंग्रेज़ों ने इन पे कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको याद भी है, बस इसमें मैं टिक भी कर देता हूँ। इसका सही आंसर क्या है, कानपुर है, ठीक है ना। गुप्त काल के स्थापत्य का एक बेहतरीन नमूना है पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर, ये है कानपुर में। और बढ़ते हैं आज के अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था, ये आपको बताना है। एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, मदन मोहन मालवीय या विभूति नारायण मिश्र। देखिए अगर मदन मोहन मालवीय आप टिक कर रहे हैं तो गलत है, इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना। जो शिलान्यास किया था वो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। हालांकि जो मदन मोहन मालवीय जी थे इन्होंने ये स्थापना की थी, क्योंकि ये मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों के जरिए ही 1916 में ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी BHU की। और उससे भी पहले मैं बात करूं अगर, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल है एनी बेसेंट जी का। पहले इनका नाम तो सही से लिख दूं, एक सेकेंड, एनी बेसेंट, ठीक है। तो एनी बेसेंट जी ने एक चला रही थी, क्या चला रही थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है। तो बहुत बड़ा योगदान, उसके बाद ये जो है BHU में कन्वर्ट हुआ मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों की वजह से। बनारस उस समय क्या था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के नाम से ये जाना जाता है, और शिक्षा में, एजुकेशन में अपनी ख्याति दिनों दिन ये अर्जित करता जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक बात मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा, हालांकि देखिए मेरा कोई कंट्रोवर्सी ऐड करने का मूड नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कोई कंट्रोवर्सी हो, और ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये विकीपीडिया में है, तो इस रेफरेंस तो विकीपीडिया में, उसमें पढ़ने, क्योंकि मैं कोई इतिहासवेत्ता तो हूँ नहीं, कोई मैं हिस्टोरियन तो हूँ नहीं, ठीक है ना। तो विकीपीडिया में जो चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी हैं उसी के आधार पे, तो वहाँ मैं जब पढ़ रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बात लिखी है कि जैसे कोई
पहले के समय में कोई यूनिवर्सिटी वगैरह बनती तो क्या भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है सरकार उसको फंड देती है, या कोई प्राइवेट सेक्टर बना ले, तो उस समय क्या होता था, लोग दान देते थे, ठीक है ना। तो इसमें 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो काशी नरेश, जमीन वगैरह दान की थी इन्होंने, ठीक है ना। उसके अलावा एक थे दरभंगा के महाराजा थे, ठीक है ना। कौन थे, कहाँ गया ये, दरभंगा के महाराजा, इनका नाम क्या था, इनका नाम था रामेश्वर सिंह, ठीक है। ये दोनों, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, ये थे हैदराबाद के 7वें निजाम, 7th निजाम, हैदराबाद के 7वें निजाम थे, और इनका नाम था मीर उस्मान अली, मीर उस्मान अली। तो मीर उस्मान, इन्होंने भी रुपए 1 लाख रुपए का दान उस समय कब दिया था, 1939 में। 1939 में 1 रुपए की वैल्यू तो काफ़ी थी, तो 1939 में 1 लाख रुपए का दान जो 7वें निजाम थे हैदराबाद के मीर उस्मान अली, इन्होंने भी BHU को दिया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दिया था। तो मेरा बताने का मकसद केवल इतना था कि देखिए शिक्षा जो होती है ना, अगर आपके अंदर शिक्षा आ गई तो फिर आपके अंदर ये जो धर्म का चश्मा होता है वो हट जाता है। जैसे ही नाम आएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो आप सोचेंगे हाँ हिंदू, अगर हिंदू है तो सोचेंगे वाह, अगर मुस्लिम है सोचेंगे अरे हिंदू कैसा। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि इस जो विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है तो इसमें सभी का योगदान है, नहीं है, काशी नरेश हैं हिंदू हैं, रामेश्वर सिंह हिंदू हैं, वहीं पे एक मुस्लिम जो हैं उन्होंने भी 1 लाख रुपए का योगदान दिया था, ठीक है ना। तो शिक्षा एक ऐसा दीपक होता है जो सबको उजाला देता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खूब पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, नकारात्मक चीज़ें अपने दिमाग में मत लाइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में और दूसरे के बारे में भी, ठीक है ना। और बस एक काम और कर दीजिए, क्या, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। एक ज्वाइन का भी ऑप्शन हमारे चैनल में मिलता है, जिसमें आपको मंथली 29 रुपीज़ दे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे कंपटीशन जोन को ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है, जहाँ से आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइए।